नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। देश की बात में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर जो गुजरात से आ रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है। वो दोपहर 3 बजे के करीब राज्यपाल से मिलने पहुंचे और अपना इस्तीफा सौंपा। गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री के इस्तीफे से सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। इस्तीफा देने के बाद विजय रूपाणी ने गुजरात की जनता, पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। नए मुख्यमंत्री पर मुहर को लेकर बीजेपी में चर्चा जारी है। पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष के अलावा केंद्रीय मंत्री और गुजरात बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव अहमदाबाद में ही मौजूद हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, 2022 में चुनाव है, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले क्यों, आखिर ये इस्तीफा क्यों, क्या लग रहा है? देखिए, बड़ी वजह तो अंजलि यही है कि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर आई उसमें सरकार का कुप्रबंधन गुजरात में बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दिया। वहां पर अस्पतालों के बाहर लोग हाहाकार करते नजर आए, दवाइयों को लेकर जबरदस्त मारामारी हुई। और साथ ही दूसरा कारण यह भी रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीआर पाटिल, उनके साथ विजय रूपाणी की पटरी नहीं बैठ पाई। सीआर पाटिल जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं, कुशल संगठनकर्ता माने जाते हैं। ये माना गया कि सीआर पाटिल जिस तरह के बदलाव चाहते थे संगठन में, सरकार में, उस तरह करने का फ्री हैंड उन्हें नहीं मिल पा रहा है विजय रूपाणी के चलते। ये भी एक कारण रहा है। तीसरा कारण, जैसे मैंने कहा कि चुनाव अब 1 साल 1.5 साल बचा है और ऐसे में बीजेपी को यह लगता है कि विजय रूपाणी के रहते हुए शायद जो गुजरात का किला है उसको बचाने में दिक्कत हो, क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव जो था, रूपाणी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, तब बीजेपी 3 अंकों में भी नहीं पहुंच पाई थी, चाहे सरकार उसने बना ली थी। कांग्रेस ने वहां पर जबरदस्त वापसी की थी। तो ऐसे में यह आशंका बीजेपी के सामने है, शायद यह भी एक कारण रहा, इसके चलते विजय रूपाणी को हटाने का फैसला किया गया है। अब उनकी जगह कौन लेगा, इसको लेकर के मशक्कत चल रही है। बीएल संतोष, भूपेंद्र यादव वहां पर है, मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, वो भी अहमदाबाद में है, उनका नाम भी लिया जा रहा है। इसके अलावा प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, उनका नाम भी चल रहा है, नितिन पटेल भी हैं। ये तमाम लोग हैं जो उनके उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन कौन होगा इसमें भी 1 से 2 दिन अभी लग सकते हैं। जी, अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहें। एक बार हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया है तो विजय रूपाणी ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे एक पार्टी के कार्यकर्ता को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी और मुख्यमंत्री के रूप में मिले इस दायित्व को अच्छी तरह से निभाते हुए मेरे कार्यकाल के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विशेष मार्गदर्शन मिलता रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में गुजरात समग्र विकास तथा सर्वजन कल्याण के पथ पर आगे बढ़ते हुए नए आयामों को छुआ है। गुजरात के विकास की यात्रा में गत 5 वर्षों में मुझे भी योगदान करने का जो अवसर मिला, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हूं, आभार प्रकट करता हूं। मेरा मानना है कि अब गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। ये ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। और अब कांग्रेस ने इस्तीफे को लेकर बीजेपी पर हमला भी बोला है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं वहां के एक विधायक। पार्टी ने अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए चेहरा बदला है, लेकिन नीति रीति नहीं। मुझे लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री का इस्तीफा वो भाजपा की आंतरिक लड़ाई का इकरार है। माननीय मुख्यमंत्री का इस्तीफा वो सत्ता और संगठन के बीच जारी संघर्ष का प्रतिबिंब है। माननीय मुख्यमंत्री श्री का इस्तीफा वो भारतीय जनता पार्टी की सभी मोर्चे पे विफलता का इकरार। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है। एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा का। अखिलेश,
जैसा कि आपने कांग्रेस के विधायक को भी सुना, ये अब कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि ये विफलता को छुपाने का एक तरीका है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कह दिया है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड आई तो मुख्यमंत्री बदल गया, वहां रिजाइन कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि गुजरात में आई तो मुख्यमंत्री बदल गया। तो एक तरीके से उनको मौका मिल गया है विपक्षी पार्टियों को ये कहने का कि आप विफल हो जाते हैं और आखिरी मौके पर अपना मुख्यमंत्री बदल देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनको असला नहीं दे दिया गया? बिल्कुल असला दे दिया गया है, लेकिन इसमें बीजेपी का एक ही एडवांटेज अभी फिलहाल दिख रहा है, वो ये है कि समय है विधानसभा चुनाव में। हालांकि कुछ जगह अटकल चल रही थी कि बीजेपी यूपी के साथ ही चुनाव कराना चाहती है, लेकिन जो हमें जानकारी दी गई है सूत्रों के मुताबिक उसमें यही कहा गया है कि जो समय है दिसंबर 2022 तभी विधानसभा का चुनाव गुजरात में होगा। तो जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा उसके पास करीब 1 साल का वक्त होगा जिसमें कि वो चीजों को सुधार सके, जो सरकार की छवि को धक्का लगा है उसको दूर करने का प्रयास कर सके। देखिए, ये जो गुजरात है ये एक सामान्य राज्य नहीं है बीजेपी के लिए। प्रधानमंत्री यहां से आते हैं, गृह मंत्री यहां से आते हैं, यहां पर लगातार 2 दशक से भी ज्यादा समय से बीजेपी की सरकार है। गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाता है, आरएसएस का गढ़ गुजरात माना जाता है। तो ऐसे में यहां पर जो भी फैसला बीजेपी करेगी बहुत सोच समझ करके करेगी, क्योंकि जो पिछला विधानसभा चुनाव था 2017 का, उसमें कांग्रेस ने जो अपनी ताकत दिखाई और जिस तरह से कांग्रेस ने एक तरह से बिल्कुल कहा जाए कि करीब आ गई थी वो सत्ता में आने के, तो उससे जरूर बीजेपी में खतरे की घंटी बज गई थी। इसीलिए सीआर पाटिल को लाया गया। सीआर पाटिल जो है कुशल संगठनकर्ता माने जाते हैं। उसके बाद जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उसमें बीजेपी ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है और सीआर पाटिल ने कार्यकर्ताओं के सामने एक असंभव सा लक्ष्य रखा है। आत्मविश्वास के साथ वो कह रहे हैं कि बीजेपी सारी 182 विधानसभा की सीटें जीतेगी। ये उन्होंने लक्ष्य अपने कार्यकर्ताओं के सामने रख दिया, जो कि सुनने में भी असंभव सा लगता है, लेकिन सीआर पाटिल कह रहे हैं कि वो ये कर सकते हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर सीआर पाटिल को फ्री हैंड देना है तो बीजेपी ने सोच समझ करके ये फैसला किया है कि विजय रूपाणी को हटा दिया जाए। और शायद ये भी एक कारण रहा है कि देखिए, पीएम मोदी जो चाहेंगे गुजरात में वही होगा, क्योंकि सीआर पाटिल उनके बेहद करीबी भी माने जाते हैं। जी, शुक्रिया आपका अखिलेश। तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, हम लगातार अखिलेश से इस पर अपडेट लेते रहेंगे। मंथन चल रहा है बीजेपी में कि अगला मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। बात किसान आंदोलन की। हरियाणा सरकार ने किसानों की मांग मान ली, जिसके बाद करनाल में जो मिनी सेक्रेटेरिएट पर जो धरना चल रहा था उसका घेराव करके वो आज खत्म हो गया है। हरियाणा सरकार लाठीचार्ज की घटना की न्यायिक जांच कराने के लिए तैयार है और एसडीएम आयुष सिन्हा, वो अधिकारी जिन पर आरोप लगा था कि उन्होंने सर फोड़ने का आदेश दिया था पुलिस वालों को और उनका वीडियो वायरल हुआ था, उनको तब तक छुट्टी पर भेज दिया गया है जब तक ये जांच नहीं होती है। किसानों का धरना खत्म कैसे हुआ, देखिए करनाल से रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। शनिवार सुबह करनाल के सचिवालय के अंदर किसान नेता और सरकार के बीच बातचीत हो रही थी और बाहर बारिश के बीच किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था। किसानों की मांग पर सरकार के बीच शुक्रवार रात को ही सहमति बन गई थी, लेकिन सुबह लिखित आश्वासन मिलने के बाद गुरनाम सिंह चड़ूनी जब बाहर निकले तो उनका ये जवाब था। और अभी सर के बीच में जाके धरना उठाने की घोषणा करेंगे। हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज इंक्वायरी करके पर्चा दर्ज कराता है तो उसकी ज्यादा मजबूती होती है, तो वो 1 महीने का टाइम बाउंड उसका हुआ। तो कल हमने उसकी 2 नौकरी मांगी है और दोनों नौकरी सरकार ने वो मंजूर कर दी। बाहर निकलकर गुरनाम सिंह चड़ूनी ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया, लेकिन किसानों की क्या मांग थी और प्रशासन का क्या रुख, इसको समझते हैं। किसान एसडीएम आयुष सिन्हा की बर्खास्तगी और मामला दर्ज कराना चाहते थे, साथ ही मृतक और घायल किसानों को मुआवजे की मांग कर रहे थे। प्रशासन ने पूरे मामले की न्यायिक जांच पूर्व न्यायाधीश से कराने का ऐलान किया है और तब तक एसडीएम आयुष सिन्हा को छुट्टी पर भेज दिया गया है। साथ ही मृतक किसान के 2 परिजनों को नौकरी का वादा किया है। करनाल का धरना तो खत्म हो गया, लेकिन हरियाणा और दिल्ली में चल रहे कृषि कानूनों के खिलाफ धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे और बड़ा भारी उत्साह के साथ इस निर्णय को लोगों ने स्वीकार किया है। इससे बड़े हौसले बढ़ेंगे आंदोलन में। सफलताओं से हौसले बुलंद होते हैं हमेशा, और इसे ये संघर्ष की जीत है। संघर्ष के बगैर जीवन नहीं है और जो किसान का संघर्ष है वो रंग ले आया। आयुष सिन्हा पर कार्रवाई को लेकर करनाल में किसान बीते 4 दिनों से धरने पर बैठे थे। पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद
किसान करनाल में भी लंबे धरने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने अपना एसीएस भेजा और 2 राउंड की बातचीत के बाद आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। निश्चित तौर पर किसान नेताओं का यही एक संदेश है कि बातचीत के दरवाजे नहीं बंद होना चाहिए और तुरंत सरकार को किसानों के साथ में बातचीत करना चाहिए ताकि कृषि बिल के ऊपर में भी कोई आम सहमति बनाई जा सके। करनाल से पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो करनाल का धरना भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर जो धरना चल रहा है वो अभी भी जारी है। दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर भारी बारिश भी हुई और इसके बीच किसानों के टेंट उखड़ गए और उनके लंगर को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन इसके बावजूद वो वहां डटे हुए हैं। धरना स्थल के चारों तरफ पानी भी भर गया था। इससे बेपरवाह किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ पानी में डूबी सड़क पर बैठे प्रदर्शन करते नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि वो लगातार सरकार से कह रहे हैं, प्रशासन से कह रहे हैं कि पास के नाले की सफाई की जाए ताकि ये दिक्कत उन्हें ना आए। उन्होंने कहा कि 3 मौसम किसानों ने यहां देख लिए हैं। हाल ही में जब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ तो लोगों में खुशी थी कि उनके आने जाने में जो समय जाया होता था वो बचेगा, लेकिन अब एक नया नियम आया है जिसके तहत इस एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया वाहन, बुग्गी या ऑटो रिक्शा को जाने की इजाजत नहीं है। क्या ये पूरी खबर, देखिए अक्षय डोंगरे की ये रिपोर्ट। ये शख्स दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर तैनात पुलिस वालों से गुजारिश कर रहा है कि उसके साथ मरीज है, उसकी गाड़ी जाने दी जाए। बहुत मिन्नत के बाद पाबंदी के बावजूद पुलिस वाले ऑटो रिक्शा जाने देते हैं। ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ इस भरोसे के साथ कि इससे आने जाने वालों का समय बचेगा, लेकिन इस एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया वाहन, बुग्गी या ऑटो रिक्शा नहीं चल सकते। हाल में इस सड़क पर एक हादसे के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने यहाँ इस रोक पर अमल करने के लिए मार्शल तैनात कर दिए। अब ऐसे वाहनों को डासना से मुरादाबाद होते हुए मेरठ का भीड़ भरा लंबा रास्ता लेना पड़ता है। इससे 2 व्हीलर चलाने वालों को मुश्किल होती है। मेरे पापा वे एडमिट है हॉस्पिटल में, तो ऋषिकेश एम्स में, तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ। पहले अपने घर पे जाऊँगा सीधा, फिर उसके बाद एम्स में जाना है मेरे को। तो मेरे को यही रूट पे जाना था, लेकिन अब ये मना कर रहे हैं, लेकिन जाऊंगा मैं इधर कोई। तो क्या लगता है आपको कि ये वाला रूट छोटा है, मतलब हाँ ये तो पास पड़ता है, ये खुला रोड है, मतलब एक तरह से इस पे जाम नहीं मिलेगा। तो क्या लगता है आपको कि एक एक्स्ट्रा लेन बना देनी चाहिए थी बाइक वालों के लिए? होना चाहिए, बहुत जरूरी है। वो कहाँ जाएंगे? ये रोड टैक्स जमा हम नहीं करते क्या? सबका रोड टैक्स जमा है हमारा पहले ही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमें जल्दी पहुँच जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे, 2 रुपये अपने ही बन जाएंगे, इस वजह जाना चाहते हैं, घूम के जाते हैं। यहाँ तक कि आसान रूट होने की वजह से पुलिस वाले भी मोटरसाइकिल पर एक्सप्रेसवे से गुजरते दिखे। ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों का दावा है कि सड़क पर चलती तेज रफ्तार गाड़ियों की वजह से बाइक चलाने वालों को खतरा है। सर ये कार जो हैं ये तेज रफ्तार में जाती हैं, इस पे 1-2 एक्सीडेंट पहले भी हो चुके हैं, इसलिए बंद है। इसलिए बाइक, हाँ अच्छा बाइक वालों की बाइक सवार बंद है। बाइक सवार 3 पहिया वाहन। कई बाइकर जान जोखिम में डालते हुए भी सिपाहियों और मार्शलों की नजर से बचकर निकलने की कोशिश करते दिखे। कई लोग यह पूछ रहे हैं कि बाइक वालों के लिए अलग लेन क्यों नहीं बनाई गई। ये हाईवे इसीलिए तो बनाया गया, अब 2 व्हीलर वाहन तो पहले जाने चाहिए, छोटे वाहन है ये। गुड़गांव में इतने बड़े बड़े हाईवे बने हुए 2 व्हीलर अलाउड है, तो इसी पे 2 व्हीलर्स के लिए क्यों मनाही की गई है? एक लाइन या बाइकर्स के लिए दे दी जाए तो मेरे ख्याल से तो कोई इशू नहीं क्रिएट होना चाहिए। हाँ, एक्स्ट्रा बाइकों के लिए साइड में बनाए तो वो बाइक इधर चलेंगे, काफी चौड़ी रोड है ये, तो बाइकों के लिए नहीं होनी चाहिए। क्यों बनाई भाई सड़क, जब वहाँ नहीं चलन दोगे तो क्या जरूरत इसकी? तुम तो कहीं भी मगर क्या करो, क्यों बनवाई जब ना चलन देते थे? उस पर 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का जब उद्घाटन इस साल हुआ तो यही कहा गया था कि इससे यातायात करने वालों का समय बचेगा और लोग दिल्ली से मेरठ केवल 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या समय की कीमत केवल उन लोगों के लिए है जिनकी जेब में पैसा और पास में गाड़ी हो, और उन करोड़ों लोगों का क्या जो
मोटरसाइकिल चलाते हैं या फिर ऑटो रिक्शा चलाते हैं, क्या उनके जीवन में समय की कीमत नहीं, उनके लिए कोई सहूलियत क्यों नहीं दी जा रही इस प्रकार की, क्या वो लोग टैक्स नहीं देते? कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया।